उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव पड़ता है मालवा। इस गांव की लिटरेसी रेट 75% है, जो कि उत्तर प्रदेश के स्टेट एवरेज से कोई 8% ज्यादा है। इससे ये पता चलता है कि गांव के लोग बच्चों के एजुकेशन को लेके काफी सीरियस रहे होंगे। और इसी चीज को फॉलो करते हुए हमारे एक सब्सक्राइबर आरती के मम्मी पापा भी उसे हायर एजुकेशन के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उनका सपना था कि आरती किसी अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन करके किसी बढ़िया पोस्ट पर नौकरी ले ले, पर माता पिता को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके सपने को पूरा करने के लिए आरती कितनी भयानक कीमत चुकाने वाली है। जो बच्चे अपने गांव से दूर बड़े शहरों में पढ़ने के लिए पहली बार अपने घर से बाहर निकलते हैं ना, उनके लिए ये वीडियो एक बहुत बड़ा सबक है। फिलहाल आप वीडियो में आरती द्वारा भेजे गए उनके ईमेल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। अब रितु बताती हैं कि ये बचपन से ही काफी होनहार स्टूडेंट रही हैं। बहुत सारे गांव में आज भी ऐसा होता है कि भाई 12th कर लिया लड़की ने तो उसकी शादी कर दो, पर इनका गांव इस मामले में भी काफी फॉरवर्ड थिंकिंग रखता था कि भाई लड़कियों को अच्छे से पढ़ाना है। अब जब रितु के क्लास 12th में बहुत अच्छे मार्क्स आए, तब इन्होंने अपने घर वालों को बोला कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करना है। तब घर वाले बोलते हैं कि हाँ ठीक है, तू अपने पसंद का कोई कॉलेज देख ले। तब रितु यहाँ पर मैथ्स ऑनर सब्जेक्ट चूज करती हैं और इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अब देखो, कॉलेज का नाम तो मैं ऐसे रिवील नहीं कर सकता, पर ये कहानी देखने के बाद हो सकता है उस कॉलेज के स्टूडेंट्स खुद ही कमेंट कर दें। अगर कोई देख रहा है उस कॉलेज से तो जरूर बताना कमेंट करके, ठीक है। अब फाइनली रितु पहली बार अपना घर छोड़ के कहीं बाहर रहने वाली थी। अब चूंकि बचपन से इन्होंने गाँव के स्कूल में पढ़ाई की है, वहां पर मोड ऑफ कम्युनिकेशन हिंदी था। अब हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में स्विच करने में इनको थोड़ी सी परेशानी तो हुई, पर जो इनका बैच था ना, उसमें इनके काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। उन्होंने रितु के इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने में बहुत ज्यादा हेल्प की। रितु बताती है कि इनका कॉलेज लाइफ बहुत अच्छा चल रहा था। इनफैक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी ये काफी अच्छा रैंक स्कोर कर रही थी। धीरे धीरे टाइम निकलता गया और फाइनली रितु और उसके दोस्त लास्ट सेमेस्टर में पहुंच चुके थे। अब देखो, लास्ट सेमेस्टर में पहुंचते पहुंचते रितु ने अपना एक पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम भी क्लियर कर लिया था। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च से वो MSc प्लस PhD की पढ़ाई करने वाली थी, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था दोस्त। जब रितु और उसके दोस्त अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लास्ट सेमेस्टर में पहुंचे, तब इन लोगों ने डिसाइड किया कि यार अब तो कुछ टाइम के बाद हम सब अलग अलग हो जाएंगे। इनमें से इनके कुछ दोस्तों की शादी हो जाएगी, तो क्यों ना लास्ट सेमेस्टर हम सब एक ही एरिया में रहे। इनके ग्रुप में टोटल 7 लोग थे, जिनमें 4 लड़के और 3 लड़कियां थी। इन 7 ने डिसाइड किया कि भाई हम सब धौला कुआं में ही आसपास रूम लेके या फिर जैसे भी हो अपना रहेंगे। एक ही साथ कॉलेज जाएंगे, अपना घूमेंगे फिरेंगे और अपना सेमेस्टर क्लियर करेंगे। अब सुनना आगे क्या होता है। एक शाम क्लास खत्म होने के बाद इनका पूरा ग्रुप सत्या निकेतन पार्क में घूमने के लिए जाता है। अभी इनके ग्रुप में एक लड़का था अमित ने भी कुछ हायर स्टडीज का एग्जाम क्लियर किया था और उसे IIT राउरकेला में जाके अपने मास्टर्स डिग्री परस्यू करनी थी। ये सब लोग ऐसे ही पार्क में टहल रहे हैं, तो रितु बताती है कि उस सत्या निकेतन पार्क में एक पीपल का पेड़ है। ये लोग टहलते टहलते उस पीपल के पेड़ को क्रॉस करते हैं और ये देखते हैं कि पेड़ के नीचे एक बड़े से डब्बे में ना मिठाई रखी हुई है और उस डब्बे पे 3 सिंदूर के निशान थे, ऐसे लाइन बने हुए। अब भाई जैसे इनकी नजर उस मिठाई के डब्बे पर पड़ती है, तो जो रितु है ये बोलती है कि देखना, किसी ने उतना सारा मिठाई रखा हुआ है पेड़ के नीचे। हमारे गांव में बोलते हैं कि ये सब ऐसे ही टोना टोटका करके रख देते हैं लोग। अब इस पर अमित बोलता है कि यार कैसी लड़की है तू, टाटा में साइंटिस्ट बनने जा रही है और ये सब अंधविश्वास और ड्रामे में भरोसा करती है। रितु तो एकदम गाँव से निकल के आई थी, मासूम बिल्कुल। ये बोलती है कि भाई ऐसा होता है हमारे गांव में। यहाँ पर अमित रितु का मजाक उड़ाते हुए जाके उस पीपल के पेड़ के नीचे से मिठाई का डब्बा उठा लेता है और उसमें से एक रसगुल्ला निकाल के जबरदस्ती रितु के मुंह में डाल दिया उसने। उसके बाद इसने बाकी अपने कुछ दोस्तों को भी दिया खाने के लिए और फिर ये लोग वहां से अपने एक प्रोफेसर से मिलने के लिए कॉलेज चले गए। अब ये जो प्रोफेसर थे, इनका ना बहुत फ्रेंडली रिलेशन था इनके पूरे ग्रुप से। ये लोग कॉलेज पहुंचते प्रोफेसर के पास और उनको भी वो मिठाई निकाल के दे दी खाने के लिए कि सर ये मिठाई हम लेके आए आपके लिए। सबने मिठाई खाई और वहां पर अमित ने ये भी बोला कि देखिए रितु क्या क्या बोल रहे थे बकवास, और सबने मिलके एक बार और रितु का मजाक उड़ाया। और फिर थोड़ी देर साथ बैठने के बाद सब अपने अपने कमरे में वापस आ जाते हैं। अब रितु बताती हैं कि अगले 2 वीक तक ना धीरे धीरे चीजें बिल्डअप होने स्टार्ट हो गई। कभी किसी की तबीयत खराब हो जाती, कभी किसी को उल्टी आ जाती, कमजोरी महसूस होने लगती, पर सबको लगा कि मे भी ऐसे वेदर चेंज हो रहा है तो इसकी वजह से हो रहा होगा। अब उस मिठाई खाने वाले इंसिडेंट को 15 दिन बीत चुके थे। जो इनके प्रोफेसर थे ये गाजियाबाद से गाड़ी चला के कॉलेज तक आते थे पढ़ाने के लिए। उस दिन पढ़ाने के बाद ये कॉलेज से वापस घर लौट रहे थे और तभी जो धौला कुआं वाला रोड था ना, उसे क्रॉस करते समय अचानक इनकी गाड़ी के सामने 2 लड़कियां आ गई और उन्हें बचाने के चक्कर में प्रोफेसर का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है।
उनका दोनों पैर डैमेज हो चुका था और सर में बहुत ज्यादा चोट आ रखी थी। अब जैसे इन सारे दोस्तों को पता चला, ये लोग जाते अपने प्रोफेसर से मिलने हॉस्पिटल में, और फिर वहीं पर प्रोफेसर ने बताया कि मैं आ रहा था और मेरे सामने दो लड़कियां आ गई अचानक से। मैं एकदम कॉशियस था गाड़ी चलाते समय, ध्यान से चल रहा था, पर वो दोनों लड़कियां ना अचानक से आई, बिल्कुल मतलब आउट ऑफ नोवेयर, और उनको बचाने के चक्कर में मेरा एक्सीडेंट हो गया। यहाँ प्रोफेसर के सर में बहुत ज्यादा चोट आ रखी थी और हॉस्पिटल में कोई 3-4 महीने एडमिट रहने के बाद फाइनली उनकी डेथ हो जाती है। पर भाई यहाँ से तो खेला जस्ट चालू हुआ है। रितु को पता नहीं अभी क्या क्या देखना था। अभी देखो, धौला कुआं में जहां पर रितु का कमरा था, ये बताती हैं कि एक तो ये मेन रोड है, उसके दूसरी साइड शमशान घाट है, और मेन रोड के इस पार इनका कमरा और सत्या निकेतन का मार्केट था। अब अक्सर कॉलेज खत्म होने के बाद ये शाम तक अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमते रहती और फिर उसके बाद अपने घर पर आती थी। मतलब घर आते आते इनको 7, 7:30 ऐसे बज जाते थे। अब यहाँ होता ये था कि शाम के टाइम जब भी इनको कुछ सामान की जरूरत पड़ती, कुछ खरीदना होता, तो ये सत्या निकेतन वाले बाजार में जाती थी, एक फॉर्चून की दुकान पे। वहां पर अपना ग्रोसरी आइटम खरीदा और फिर वापस अपने घर की तरफ आती थी। ये बताती हैं कि अब अक्सर ऐसा होने लगा कि जब मैं सामान खरीद के वापस घर लौट रही हूँ ना, तो मुझे अपने घर से थोड़ी दूर पर ही 2 लड़कियां दिखाई देती थी। एकदम नॉर्मल सी, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत वियर्ड है और अलग तरीके की दिख रही है। एकदम नॉर्मल लड़कियां, पर उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होती थी। वो दोनों बस एक डिस्टेंस पर खड़ी होके मुझे आते हुए देखती रहती थी, और जब तक मैं अपने घर के अंदर नहीं चली जाती तब तक उनकी नजर मेरे पे से हटती नहीं थी। पहले 1-2 दिन जब ऐसे हुआ तो मुझे लगा कि मे भी पास में कोई नई लड़की आई होंगी, पर ये चीजें ना डेली बेसिस पे होने लगी जब भी मैं उस रोड को क्रॉस करती। और इसी के साथ जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, रितु एकदम चिड़चिड़ी होने लगी। एकदम डिप्रेशन, नेगेटिविटी ने घेर लिया था रितु को। ये बताती हैं कि एक रात मैं सो रही थी और मुझे बड़े अजीब से ख्याल आ रहे थे। इन्होंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया कि यार ऐसा ऐसा हो रहा है, तो आज मेरे ही पास आके सो जा मेरे घर पे। रात के करीब 10:15 बज रहे थे। इन्हें अपने दोस्त को फ़ोन किए कोई आधे घंटे बीत चुके हैं। तभी इनके डोर पर नॉक होता है। इनकी दोस्त बाहर खड़ी थी। ये जाके अपने घर का मेन गेट खोलती हैं और भाई इन्होंने पाया कि सामने कोई है ही नहीं। रितु को यहाँ पर थोड़ा सा डर तो लगा, पर फिर भी ये हिम्मत बांध के अपने कमरे के अंदर आने की कोशिश करती है। और तब उन्हें एहसास होता है कि इनके जस्ट पीछे कोई खड़े होके इनके शोल्डर पे हाथ रख रहा है। भाई जैसी रितु को हाथ फील हुआ, एकदम चिल्ला के घर से बाहर निकलती। इसने दोबारा अपने दोस्त को फोन किया कि यार आ जाना जल्दी, मुझे डर लग रहा है यहाँ पे बहुत। तब उनकी दोस्त कोई 10 मिनट के बाद रितु के घर पे आती है और उस रात ये दोनों एक साथ ही एक कमरे में सोते हैं। यहाँ पर एक चीज समझना कि रितु गांव से आती है। इन्होंने इस तरीके की चीजें पहले एक्सपीरियंस कर रखी है, मतलब टोना टोटका और गांव में जो झाड़ फूक होता है ये सब देख रखा है। तो ये ना थोड़ी सी मेंटली स्ट्रांग हो रखी थी इस समय। मतलब उसे समझ तो आ रहा था कि कुछ है यहाँ पे गड़बड़, पर ना ये बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहती थी। अब अगले दिन ये फिर से कॉलेज जाती हैं, पर ना इनका क्लासरूम के अंदर मन नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। ये ज्यादातर टाइम अपने कॉलेज के बाहर स्पेंड करने लगी। अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा था, रितु का मेंटल स्टेट और ज्यादा बिगड़ते जा रहा है। उस रात वाली घटना को कोई 5 दिन बीत चुके थे। रितु एक दिन फिर से क्लासरूम के अंदर आती हैं। ये अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई थी और उस समय क्लास में बहुत ज्यादा बच्चे नहीं थे। अब इनके ही ग्रुप में एक लड़का था अंकुर। वो अकेले एक बेंच पर बैठा हुआ है कोने में। उस दिन ये भी पार्क में गया हुआ था इन लोगों के साथ, जिस दिन इन लोगों ने मिठाई खाई थी। तो ये सब लोग क्लास में बैठे बैठे देखते हैं कि अंकुर ना एकदम कोने में बैठा हुआ है बेंच पे। और थोड़ी देर के बाद इसने अपने जेब से कागज निकाला। उस कागज को फाड़ के अपने दोनों हाथों की उंगलियों के बीच फंसा लिया और फिर फंसाने के बाद अपने पाम्स को देखने लगा और देखते देखते बोलता है कि ये उसका, ये तेरा, ये उसका, ये तेरा। और ऐसे बोलते बोलते ना वो क्लासरूम से बाहर निकल के भागने लगा। भाई अंकुर की ये हालत देख के सब एकदम चौंक गए कि भाई कर क्या रहा है ये। अब जो क्लासरूम में लड़के थे उस टाइम पे वो सब भागते अंकुर के पीछे, और फिर ये लोग पाते हैं कि अंकुर वॉशरूम के बाहर दीवार की तरफ अपना सर लगा के खड़ा है। इन लोगों ने आवाज दिया कि अंकुर भाई क्या कर रहा है। 2-3 बार बोला, तब अंकुर मुड़ता है इनकी ओर और जो दोनों कागज दबा रखे थे इसने उंगलियों के बीच, वो अपने मुंह में डालता है और चबाते चबाते निगल लेता है। निगलने के बाद बोलता है कि ऐसे ही चबा चबा के खाऊंगी मैं इसको। और इस टाइम पर यह अंकुर की आवाज नहीं थी,
ऐसा लग रहा था कि 2-3 लड़कियां एक साथ बोल रही हैं। भाई ये देख के सबके फटियाल हो जाती है। वो लड़के दौड़ते अंकुर की तरफ और इतने देर में वो चक्कर खा के जमीन पे गिर जाता है। अब यहाँ इन लोगों ने अंकुर को हॉस्पिटल में एडमिट किया। 3-4 दिन एडमिट रहने के बाद भी इसकी तबीयत नहीं सुधरी। फिर ये लोग कहीं से कोई कांटेक्ट लगा के अंकुर को एम्स में एडमिट करते हैं। अब एम्स में एडमिट होने के बाद जब अंकुर का फुल बॉडी चेकअप होता है तो डॉक्टर पाते हैं कि भाई अंकुर के शरीर के अंदर कई सारी नसें अलग अलग जगहों से कटी हुई है। एम्स के एक बहुत बड़े सर्जन द्वारा अंकुर का 24-25 घंटे तक ऑपरेशन चलता है, पर भाई अंकुर सरवाइव नहीं कर पाया। यहाँ अंकुर की भी डेथ हो चुकी है। अभी जैसे तैसे इन सब का कॉलेज खत्म होता है। रितु बताते हैं कि इसके बाद मुझे वो TIRF कॉलेज ज्वाइन करना था हायर एजुकेशन के लिए, पर मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई, मेरा मेंटल स्टेट इतना बिगड़ चुका था कि मुझे कोई सुध बुध ही नहीं रहा। मैं अपने घर वालों को फ़ोन करके ये बोलती गई कि इस साल का एडमिशन थोड़ा सा डिले हो गया है, बाद में होगा, 6 महीने बाद होगा, 1 साल बाद होगा, ये करके मैं घर वालों को कन्विंस करती थी। और पता नहीं मुझे क्या होता था कि मैं ना घर नहीं जाना चाहती थी। मेरी तबीयत बिगड़ रही थी, पर मैंने ये बात अपने घर वालों को नहीं बताई। कोई तो ऐसी चीज़ थी जो मुझे रोक रही थी। अब देखो, गांव पे ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता कि ये पूरा कॉलेज का प्रोसीजर ये सब कैसे होता है। अब सरकारी कॉलेज इन लोगों ने सोचा कि यार मैं भी कुछ हो गया होगा दिक्कत, तो हमारी बिटिया अगले साल एडमिशन ले लेगी। अब इस बीच एक और कैरेक्टर है जयंती। जयंती इनके ही ग्रुप की एक लड़की है और इस लड़की की शादी जब वो कॉलेज में थी तभी हो चुकी थी। रितु बताती हैं कि कॉलेज खत्म होते होते जयंती एक बार प्रेग्नेंट हुई और भाई जो उसका बच्चा था ना, वो तो नॉर्मल पैदा हुआ था, पर फिर एक दिन जयंती ने फोन करके बताया कि मेरे उस बेटे की डेथ हो गई है। जब जयंती ने बेबी डिलीवर किया था उसी रात इसे दिखाई दिया कि इसके बाजू में वहीं 2 लड़कियां खड़ी हैं और भाई ये जयंती को बोल रही हैं कि हमें ये बच्चा खाना है, हम इसे साथ लेके जाएंगे, खाएंगे इसको। और उसके अगले ही दिन बच्चे की डेथ हो जाती है। रितु ये सब सुन के और ज़्यादा डिप्रेस होने लगी। अब पता नहीं क्या था रितु के अंदर, इसका तो मेंटल विल बहुत स्ट्रांग था, अंदर से दिमागी मजबूती थी इसकी काफ़ी ज़्यादा, जिसने इसे होल्ड करके रखा हुआ था अभी तक। अभी कॉलेज को ख़त्म हुए 6 महीने बीत चुके थे। इसी बीच इनके ग्रुप से ही एक लड़की का कॉल आता है रितु के पास कि अरे तूने सुना क्या, ओ जयती ने सुसाइड कर लिया है। भाई ये सुन के रितु एकदम शॉक। ये बताती हैं कि अभी तक तो इनको वो 2 लड़कियां दिखाई देती थी, पर ये न्यूज़ सुनने के अगले दिन से ही ना इनको जयती भी दिखाई देने लगी। रितु रात को जब अपने बेड पर सोती तो अचानक बीच में इनकी नींद खुल जाती और ये देखती हैं कि जयती जस्ट इसके पैर के पास खड़ी है और रितु को वो देखते हुए एकदम गुस्से में बोल रही है कि तेरे कारण ही मेरे और मेरे बच्चों की जान गई है। तू मुझे रोक सकती थी उस दिन मिठाई खाने से, सबको मार दिया तूने, तू भी बच्चे की नहीं रितु। अब ये सारी घटनाएं रितु के साथ रिपीटेडली होने लगी। इवन दिन में भी उसको जयती अपने अगल बगल दिखाई देने लगती है। ये बताते हैं कि इस टाइम मैं अपने डिप्रेशन के एकदम चरम सीमा पे पहुंच चुकी थी और फाइनली मुझे अपने घर वालों को ये बात बतानी पड़ी। अब अगले ही दिन रितु के घर वाले दिल्ली आते हैं और रितु को वापस गाँव लेके चले गए। गाँव ले जाकर इन लोगों ने कई सारे मौलवी पंडित पता नहीं कहाँ कहाँ दिखाया, पर रितु के हेल्थ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही थी। अब एक सुबह रितु सो के उठती हैं और सीधा अपने घर के किचन में चली गई। वहाँ पर इनकी मम्मी खाना बना रही थी और यहाँ ना रितु हरियाणवी लैंग्वेज में बहुत गंदी गंदी गालियाँ देने लगी अपनी मम्मी को। इनकी मम्मी चिल्लाते हुए किचन से बाहर निकली, रितु भी इनके पीछे पीछे दौड़ती है और उस टाइम पर जो रितु की दादी जी थी उन्होंने गंगा जल हाथ में लिया और कुछ मंत्र पढ़ के रितु के ऊपर फेंका। वो गंगा जल पढ़ते ही रितु बेहोश होकर गिर जाती है। रितु लिखती है कि ये बात मेरे घर वालों ने बताई कि मैं सुबह उठ के उनके ऐसे हरियाणवी लैंग्वेज में गाली दे रही थी। जब रितु सुबह बेहोश होकर गिरी तो इनके घर वालों ने देखा कि इसका जो दोनों दांत है ये चिपक गया आपस में। कुछ टाइम के बाद रितु की आंख खुलती है और वो ना अपने शरीर को बहुत बुरी तरीके से ऐंठने लगी। इसी दिन रितु के पापा ने एक बहुत ही सिद्ध पंडित को अपने घर बुला रखा था। इन पंडित का नाम था महावीर जी। पंडित जी आके रितु को देखते हैं और देखते देखते बोलते हैं कि कल रात में यज्ञ करना पड़ेगा। सुबह 3 बजे से मैं वो यज्ञ स्टार्ट करूंगा और ये पूरा सामान है जो आपको लेके आना है उस यज्ञ के लिए। अगले दिन रात को करीब 8 साढ़े 8 बजे पंडित जी अपने घर से निकलते हैं रितु के गांव आने के लिए। और भाई उसके 1 घंटे के बाद ही ना रितु के पापा को कॉल आता है कि पंडित जी हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका एक्सीडेंट हो गया है। भाई यहाँ रितु के पापा गाँव के कुछ लोग को लेके पहुँचते हैं हॉस्पिटल और वहाँ पंडित जी ने बताया
कि मैं अपने मोटरसाइकिल से आ रहा था और अचानक से मुझे ऐसा लगा ना कि किसी ने पीछे से मेरे मोटरसाइकिल को पकड़ के दूर फेंक दिया। अब उस रात पंडित जी का बयान दर्ज किया गया और ठीक 12 दिन के बाद पंडित जी भी गुजर जाते हैं। सोचो ये स्पिरिट कितनी ज्यादा पावरफुल होगी यार। और आपको आगे पता चलेगा कि ऐसा क्यों है। अभी रितु के पापा बहुत परेशान हो रखे थे कि भाई मैं बस कैसे भी करके अपनी बेटी को बचा लूं। इस टाइम पर इनका कांटेक्ट गोरखनाथ मठ के किसी पंडित से हुआ। उन्होंने बोला कि आप अपनी बेटी को फौरन लेके मेहंदीपुर बालाजी जाइए, वहीं पर इसका इलाज संभव है और कोई नहीं बचा सकता आपकी बेटी को। रितु लिखती हैं कि हम गाड़ी से मेहंदीपुर बालाजी जा रहे थे और पूरे रास्ते बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। मेरे पापा बताते हैं कि मैं पूरे रास्ते अपने शरीर को इस कदर मोड़ रही थी जैसे अभी मेरी जान निकल जाएगी। कई बार रितु ने रास्ते में खुद को हार्म करने की कोशिश की, पर ये 3-4 लोग थे गाड़ी में, तो जैसे तैसे करके रितु को पकड़ के रखा। ये मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं, वहां पर रितु का जो भी झाड़ फूक होना था वो सब हुआ। अब वापस अपने घर आने के 4-5 दिन के बाद रितु पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाती है। अब बारी आती है इसके बैक स्टोरी की, जो भाई आपके रोंगटे परपेंडिकुलर कर देगी एकदम। रितु के घर वाले और बहुत सारे पंडितों ने मिलकर जब इस घटना के बारे में पता लगाया, तब इन्होंने पाया कि भाई वो जो 2 लड़कियों की स्पिरिट है ना, वो पहले एक पीजी में रहती थी एक साथ। इन दोनों के बॉयफ्रेंड हुआ करते थे और इनका पीजी उसी सत्या निकेतन वाले एरिया में था। तो होता ये है कि ये दोनों लड़कियां अपने अपने बॉयफ्रेंड से प्रेग्नेंट हो जाती हैं और जैसे इनके बॉयफ्रेंड को ये बात पता चलती है, इन दोनों ने ही अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को डिस्कार्ड कर दिया कि भाई हम यहाँ से ना आगे नहीं बढ़ सकते, ये हमारे लिए बहुत रिस्की है। अब वो लड़कियां प्यार में इतनी ज्यादा पागल थी कि भाई अपने पूरे घर से बगावत कर रखी है कि नहीं हम शादी करेंगे तो इसी से करेंगे। पर यहाँ पर इन दोनों ने शादी करने से मना किया और दोनों लड़कियों ने एक साथ सुसाइड कर लिया उसी रूम के अंदर। अब रितु लिखती हैं कि वहीं पास के शमशान घाट में इन दोनों लड़कियों को दफना दिया जाता है। अब सुनो, इसके बाद जो भी उस रूम में रहने आया उसको ना ऐसे अनयूजुअल चीजें फील होती थी, वो लड़कियां उनको भी दिखाई देती थी। तब पीजी के मालिक ने एक पूजा करवाई किसी तांत्रिक को बुलवा के, और उस पूजा के मुताबिक उनकी स्पिरिट्स को ना बांधा जाता है पीपल के पेड़ में। उस तांत्रिक ने बोला था कि 7 दिनों तक मिठाई ले जाके आपको उस पीपल के पेड़ के नीचे रखना है। और भाई साहब ये वही मिठाई है जो रितु और उनके ग्रुप ने उस दिन खाया था। अक्सर होता है ना कि हमारी मम्मियाँ या फिर दादी बोलती हैं कि कोई कैसे कुछ दे तो खाना मत, कहीं बाहर ऐसी मिठाई उठाई रखा हो तो मत उठाना, कहीं कुछ सिंदूर गिरा हो या फिर धागा वागा गिरे हो तो उसको लांग के नहीं जाते, उसे पैर नहीं रखते। तो भाई कुछ ना कुछ तो है ना जो इस सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, जिसको कि हम मॉडर्नाइज होके हम सोचते हैं कि भाई बहुत हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया, बहुत हम एडवांस हो गए हैं, तो इन सब चीज़ों पे कौन ध्यान देगा। और ध्यान नहीं देने पर क्या हो सकता है ये आपने आज के वीडियो में देख लिया। अगर आपके मम्मी ने भी या फिर दादी ने या फिर किसी बड़े ने कभी मना किया है कुछ करने से कि भाई उसको मत छूना, उसको मत खाना, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग। उस पंडित ने यह भी बताया कि रितु बस इसलिए बची रही क्योंकि वो मेंटली बहुत स्ट्रांग थी। उसने खुद को स्पिरिट्स के सामने सरेंडर नहीं किया, इसलिए वो आज बची हुई है। रितु लिखती हैं कि इस इंसिडेंट से उभरते उभरते अपने आप को संभालते संभालते मेरे कई साल बर्बाद हो गए। फाइनली 2022 में रितु खुद को फिर से खड़ा करती हैं। इन्होंने यूपीएससी मेंस भी क्रैक किया, पर फाइनल में जाके इनका सिलेक्शन नहीं होता है। आज के टाइम पर रितु को यूपी गवर्नमेंट के सिंचाई विभाग में जॉब मिली है। ये लिखती हैं कि मैं अभी अपनी ज्वाइनिंग का वेट कर रही हूँ, पर अगर मैंने उस दिन वो गलती ना की होती तो मैं आज बहुत अच्छे पोजीशन पे होती। इन्होंने ये भी बताया कि TIFR में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से हर साल 10-10 लोगों का सिलेक्शन होता है बस, मतलब टोटल 30 सीटें रहती हैं साइंस के लिए, और इन्होंने उन 30 सीटों में से एक में अपनी जगह बनाई थी। सोचो ऐसे ड्रीम शैटर होता होगा तो कैसा लगता होगा। तो यार ये थी पूरी कहानी। अगर आपके जानने में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।